Good morning, dear students. Very good morning to all of you. Good morning, sir. And I welcome to all of you in the session of Java programming. तो सब लोग जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, Okay. sir. ओके, वेरी गुड। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जो आपके फ्रेंड्स नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उनको भी आप इन्फॉर्म कर दें कि वो लोग भी क्लास को ज्वाइन करें। तो आज से आप लोगों की क्लास सुबह 10 बजे से होगी। रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लास सुबह 10 बजे से होगी। तो आप लोग टाइमली क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से मुझे 2-3 मिनट वेट कर लेना चाहिए जब तक कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो वेट फॉर 2 मिनट्स। So very good morning dear students, very good morning to all of you. चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर। और आज से आपकी क्लास सुबह 10 बजे से चलेगी। सुबह सुबह क्लास हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो याद रखिएगा ये टाइम आपका फिक्स्ड है और आपकी क्लास सुबह 10 बजे से चलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, चलिए उस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। तो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट।
तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द मल्टी थ्रेडिंग। 1 मिनट आप लोग वेट कर लीजिए। I want to show you about the concept of multi-threading. Yes. तो देखिए मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, कि जावा में मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मल्टीटास्किंग का नाम सुना होगा। आप लोगों ने मल्टीटास्किंग का नाम सुना होगा, राइट। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग का नाम आप लोगों ने सुना है? कितने बच्चों ने मल्टीटास्किंग का नाम सुना है? Yes, sir. चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स करिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है निक्की रानी, सोनम कुमारी, इन दोनों लोगों ने, गुंजा कुमारी, ओके, अंशु, सगुफ्ता, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मधुबाला, आरती राज सिंह, ओके। तो आप लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग का, मल्टीटास्किंग का नाम सुना है। तो ये जो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये मल्टीटास्किंग से लिया गया है। ये जो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है? इट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। तो मैं बताना चाहूंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, the concept of multi-threading is taken from the concept of multitasking. राइट ये जो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये मल्टीटास्किंग से लिया गया है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इज टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग क्या होती है? मल्टीटास्किंग में सीपीयू जो हमारा होता है, जो प्रोसेसर होता है, वो मल्टीपल टास्क के बीच स्विच करता है। मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में स्विच करता है, राइट। तो इन मल्टीटास्किंग सिस्टम सीपीयू switches between multiple tasks, multiple processes. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मल्टी थ्रेडिंग का आज का टॉपिक है। आज हम आप लोगों को मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग is taken from the concept of multitasking.
Your sound box's battery is fully charged. Dear students, concept of multi-threading is taken from the concept of multitasking. In multitasking system, CPU switches between multiple processes. Multitasking में CPU multiple processes के बीच में switch करता है. In whereas का मतलब होता है जबकि. Whereas in multi-threading system, CPU switches between multiple sub-processes. और इन सब प्रोसेस को थ्रेड्स कहते हैं. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इज टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग. मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो मल्टीटास्किंग से लिया गया है. इन मल्टीटास्किंग सिस्टम CPU स्विचेज बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसेस. मल्टीटास्किंग सिस्टम में CPU मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में स्विच करता है. Whereas in multi-threading system, CPU switches between multiple sub-processes. और multi-threading system में CPU multiple sub-processes के बीच में switch करता है और उन sub-processes को thread कहते हैं. उन sub-processes को thread कहते हैं. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम सीखेंगे. पहले बताओ कितने बच्चों को ये मेरी बात समझ में आई? मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग में क्या अंतर है? कितने बच्चों को समझ में आया? ओके, निक्की को समझ में आया, गुंजा, मधुबाला, 3 बच्चों को समझ में आया, आकांक्षा, सुमन सिंह, पूजा, रानी, सगुफ्ता. ओके, तो मेरे पास कई सारे मैसेज आ गए हैं. अच्छा, एक बार रिपीट कर देता हूं. अंशु, बिल्कुल मैं रिपीट कर दूंगा, बिल्कुल मैं रिपीट कर दूंगा. ठीक है, आइए फिर से रिपीट कर देते हैं. देखिए, मैं यहां पर बताना, मेरा जो आज का टॉपिक है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इन जावा. जावा में हम मल्टी थ्रेडिंग का कैसे प्रयोग करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. तो मैंने आपको बताया द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इज टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग. मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीटास्किंग से लिया गया है. मल्टीटास्किंग सिस्टम में CPU मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में स्विच करता है, जबकि मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम में CPU मल्टीपल सब प्रोसेस के बीच में स्विच करता है और उन सब प्रोसेस को थ्रेड कहते हैं. अब मैं आपको मल्टीटास्किंग पहले बताने वाला हूं. मान लिया हमारे पास मेमोरी में 3 प्रोसेस हैं. हमारे पास मेमोरी में 3 प्रोग्राम हैं जिनको CPU जो है वो एग्जीक्यूट करेगा. पहली प्रोसेस है P1, दूसरी प्रोसेस है P2,
तीसरी प्रोसेस है P3। अच्छे से समझिएगा। मान लिया P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए 20 मिली सेकेंड की जरूरत है। P2 को एग्जीक्यूट करने के लिए 10 मिली सेकेंड की जरूरत है। P3 को एग्जीक्यूट करने के लिए 30 मिली सेकेंड्स की जरूरत है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 और P3। P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए 20 मिली सेकेंड की रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर हमको 20 मिली सेकेंड्स मिल जाएं, अगर CPU को 20 मिली सेकेंड्स मिल जाएं तो P1 को वो एग्जीक्यूट कर देगा। P2 को मान लिया 10 मिली सेकेंड्स की रिक्वायरमेंट है, P2 जो है 10 मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट हो जाएगा। P3 को 30 मिली सेकेंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो जानते हो क्या होगा इसमें? सबसे पहले CPU P1 को पकड़ेगा और P1 को कंसीडर करके 10 मिली सेकेंड तक P1 को एग्जीक्यूट करेगा। 10 मिली सेकेंड तक। मान लिया जो CPU है हमारा, CPU इस तरीके से शेड्यूल किया गया है कि CPU प्रत्येक प्रोसेस को एक बार में 10 मिली सेकेंड टाइम देगा। मैंने आपको बताया कि CPU इस प्रकार से शेड्यूल किया गया है कि CPU प्रत्येक प्रोसेस को 10 मिली सेकेंड का समय देगा। ठीक है, तो CPU ने सबसे पहले P1 को कंसीडर किया, तो CPU P1 को 10 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा और CPU को 10 मिली सेकेंड और चाहिए, 10 मिली सेकेंड और चाहिए P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर से समझो, हमारे पास मेमोरी में 3 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3। P1 को 20 मिली सेकेंड CPU की रिक्वायरमेंट है, P2 को 10 मिली सेकेंड CPU की रिक्वायरमेंट है, P3 को 30 मिली सेकेंड CPU की रिक्वायरमेंट है। और CPU इस प्रकार से शेड्यूल किया गया है कि वो प्रत्येक प्रोसेस को 10 मिली सेकेंड का समय देगा। तो CPU ने सबसे पहले P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया और CPU ने P1 को 10 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट किया। तो 10 मिली सेकेंड तक P1 एग्जीक्यूट हुआ, तो अभी P1 को 10 मिली सेकेंड और चाहिए, P1 को 10 मिली सेकेंड और चाहिए। तो 10 मिली सेकेंड P1 को एग्जीक्यूट करने के बाद CPU P2 पर स्विच हुआ और जैसे ही P2 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तो P2 को 10 मिली सेकेंड चाहिए और CPU ने 10 मिली सेकेंड जैसे ही P2 को दिया, P2 पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो करके और मेमोरी से बाहर चला गया। उसके बाद में CPU P3 पर स्विच हुआ, P3 को उसने 10 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट किया और अभी P3 को 20 मिली सेकेंड की रिक्वायरमेंट और है। तो CPU ने P1 को 10 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट किया, P2 को 10 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट किया, P3 को 10 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट किया। इसके बाद में CPU फिर से P1 पर आ जाएगा, इसके बाद में CPU फिर से P1 पर आ जाएगा और जैसे ही CPU P1 को 10 मिली सेकेंड देगा तो P1 भी पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो करके और मेमोरी से एग्जिट हो जाएगा। P2 पहले से एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब CPU P3 पर आएगा, P3 को 10 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट करेगा, P3 को 10 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट करेगा और फिर
और कोई प्रोसेस नहीं है तो फिर से वो P3 को ही 10 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट करेगा और P3 मेमोरी से एग्जिट हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे इसमें लैपटॉप में एक ही सीपीयू होता है, देयर इज ओनली वन सीपीयू। वही सीपीयू सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन सीपीयू का एक टाइम बाउंडेशन होता है कि सीपीयू प्रत्येक प्रोसेस को कितनी देर तक एग्जीक्यूट करेगा। तो मान लिया सीपीयू का टाइम स्लाइस जो है वो 10 मिलीसेकंड है, तो 10 मिलीसेकंड सीपीयू P1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 10 मिलीसेकंड P2 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 10 मिलीसेकंड P3 को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। फिर 10 मिलीसेकंड बाद जो है वो P1 को फिर एग्जीक्यूट करेगा और फिर P3 को एग्जीक्यूट करेगा। तो आपने यहां पर क्या देखा, सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर स्विच करता है, सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे स्विच करता है, राइट। एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे स्विच करता है, लेकिन ये सीपीयू की स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि इसे हम एनालाइज नहीं कर पाते और हमें ये लगता है कि हमारे सभी प्रोसेस साथ साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को मल्टीटास्किंग कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या आप लोग समझ पाए? जल्दी से अब रिस्पॉन्स करिए। मल्टीटास्किंग, ओके। तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स आ गए हैं कि आप लोगों को समझ में आया। अब देखो बच्चों, ये तो बात हुई मल्टीटास्किंग की। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीथ्रेडिंग इज टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। In multitasking system, CPU switches between multiple processes. Multitasking system में CPU multiple processes के बीच में switch करता है, whereas in multi-threading system, CPU switches between multiple sub-processes. Multi-threading system में CPU multiple sub-processes के बीच में switch करता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सीपीयू मल्टीपल प्रोसेस के बीच में स्विच करता है, तो कुछ आउटपुट एक प्रोसेस का आता है, फिर कुछ आउटपुट दूसरे प्रोसेस का आता है, फिर कुछ आउटपुट तीसरे प्रोसेस का आता है, फिर कुछ आउटपुट पहली प्रोसेस का आता, फिर दूसरी का आता, फिर तीसरी का आता। लेकिन सीपीयू की स्विचिंग इतनी फास्ट होती है, जानते हैं सीपीयू जो है वो माइक्रो सेकेंड्स में काम करता है, सीपीयू माइक्रो सेकेंड में काम करता है, इतना फास्ट होता है। तो इतनी जल्दी जल्दी वो स्विच करता है बिटवीन द प्रोसेस कि बीइंग ह्यूमन हम लोग एनालाइज नहीं कर पाते और हमें ये लगता है कि हमारे सभी काम एक साथ हो रहे हैं। मल्टीटास्किंग का ये प्रोसेस हो सकता है कि जैसे आपने सॉन्ग प्ले कर दिया, आपका सॉन्ग प्ले हो रहा है आपके लैपटॉप पर और साथ साथ आप प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, आप फाइल को भी कॉपी कर रहे हैं। तो सीपीयू के पास 3 काम हैं, एक सॉन्ग को प्ले करना, दूसरा फाइल को कॉपी करना, तीसरी आपकी प्रोग्रामिंग में मदद करना। तो तीनों काम आप साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, लेकिन सीपीयू एक बार में एक ही काम करता है और दूसरे काम पर स्विच कर जाता है। लेकिन सीपीयू की स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हम उसे एनालाइज नहीं कर पाते और हमें लगता है कि हमारे सभी काम एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मल्टीटास्किंग कहा गया है, राइट। और मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? इट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग।
अब देखिए, इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेरे ख्याल से जो चीजें मैंने आपको बताई वो आप सभी को अब क्रिस्टल क्लियर होंगी। अब आप सभी को क्रिस्टल क्लियर होंगी। Yes, sir. Sir. अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम दो प्रकार से थ्रेड बना सकते हैं। तो इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज we can create a thread। थ्रेड का मतलब क्या होता है? सब प्रोसेस। थ्रेड का मतलब होता है सब प्रोसेस। तो इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन क्रिएट थ्रेड इन 2 वेज। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम थ्रेड को दो प्रकार से बना सकते हैं। इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन क्रिएट थ्रेड इन 2 वेज। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम थ्रेड को दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला तरीका बाय एक्सटेंडिंग का अर्थ होता है इनहेरिटिंग। बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड ओवरराइडिंग रन मेथड। समझाता हूं इसे मैं समझाता हूं। देखिए, आप लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा है और आपने मेथड ओवरराइडिंग भी पढ़ी है। आपने इनहेरिटेंस भी पढ़ा है और मेथड ओवरराइडिंग भी पढ़ी है। मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है? मेथड ओवरराइडिंग का अर्थ है रीराइटिंग ऑफ बेस क्लास मेथड इनटू डेराइव्ड क्लास इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। बेस क्लास के मेथड को डेराइव्ड क्लास में रीराइट कर देना, दोबारा से लिख देना, इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। तो पहला तरीका है थ्रेड बनाने का कि थ्रेड एक क्लास होती है, तो थ्रेड क्लास को हम इनहेरिट करेंगे और थ्रेड क्लास में एक बना बनाया मेथड होता है जिसका नाम है रन मेथड। जिसका नाम है रन मेथड। जिसका नाम है रन मेथड। तो पहला तरीका है थ्रेड को क्रिएट करने का, पहला तरीका है थ्रेड को क्रिएट करने का कि जिस क्लास को आप थ्रेड बनाना चाहते हैं उस क्लास में थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर लीजिए और थ्रेड क्लास में एक मेथड पाया जाता है जिसका नाम है रन मेथड। उस रन मेथड को आप ओवरराइड करिए। तो पहला तरीका है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड ओवरराइडिंग रन मेथड। थ्रेड क्लास को इनहेरिट करना और थ्रेड क्लास में जो रन मेथड है उसको ओवरराइड कर देना, उसको ओवरराइड करना। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया थ्रेड को क्रिएट करने का कि हम थ्रेड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम थ्रेड क्लास को इनहेरिट करेंगे और उसके अंदर जो रन मेथड होता है उसको ओवरराइड करेंगे। ओवरराइडिंग का क्या तात्पर्य है? ओवरराइडिंग का तात्पर्य है रीराइटिंग। तो हम थ्रेड क्लास को इनहेरिट करेंगे और थ्रेड क्लास के अंदर जो रन मेथड है उसको हम ओवरराइड करेंगे। दूसरा तरीका है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस।
by implementing runnable interface and overriding run method. राइट पहला तरीका है by extending thread class and overriding run method. दूसरा तरीका है by implementing runnable interface and overriding run method. पहला तरीका है कि थ्रेड क्लास को इनहेरिट करेंगे और रन मेथड को ओवरराइड करेंगे. दूसरा तरीका है रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे और रन मेथड को ओवरराइड करेंगे. तो इन दो प्रकार से आप मल्टी थ्रेडिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अब इसको मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूं, ये जो डिस्कशन है, और इसका नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा. आप इसके लिए वरी मत करें, चिंता ना करें. राइट अब देखो पहला तरीका मैं आपको बताने वाला हूं. एक प्रोग्राम मैं बनाऊंगा पहले तरीके से, एक प्रोग्राम मैं बनाऊंगा पहले तरीके से कि हम एक थ्रेड बनाएंगे और उस थ्रेड में हम थ्रेड क्लास को इनहेरिट करेंगे और रन मेथड को हम ओवरराइड करेंगे. रन मेथड को हम ओवरराइड करेंगे. ओ वेरी गुड, सुमन ने देखो यहां पर डाल दिया, बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड बेटा, थैंक यू. चलिए बच्चों अब देखिए, अब देखिए सुमन ने इसको व्हाट्सएप पे डाल दिया. वेरी गुड सुमन. अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पहले तरीके से आपको थ्रेड बनाना सिखाएंगे. पहले तरीके से आपको थ्रेड बनाना सिखाएंगे. तो आइए थ्रेड बनाते हैं. ये मेरा नया सिस्टम है, इसमें मैंने आज जेडीके इंस्टॉल किया है. तो मैं जल्दी से पाथ सेट कर देता हूं जावा कंपाइलर का. तो मैं सी ड्राइव में गया, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा फोल्डर के अंदर, जेडीके फोल्डर के अंदर, बिन फोल्डर के अंदर मैंने पाथ को कॉपी किया. पाथ को कॉपी करके मैंने दिस पीसी पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में गए, एनवायरमेंट वेरिएबल में गए, पाथ में गए, एडिट किया, न्यू पे गए और पाथ सेट कर दिया. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा. तो आई जस्ट ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट. कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मैं सी ड्राइव में गया, तो मैंने लिखा cd/, और कहां पर हम आ गए, हम आ गए सी ड्राइव में. अब सी ड्राइव में एक फोल्डर हमें चाहिए, तो हमने एक फोल्डर बना लिया ऊप्स नाम का, और इस फोल्डर को हमने ओपन कर दिया. इस फोल्डर को हमने ओपन कर दिया. ओके, ऊप्स फोल्डर को हमने ओपन कर दिया. अब मैं क्या करने वाला हूं, हम एक थ्रेड बनाएंगे. और कैसे बनाएंगे, पहले मेथड से, पहले मेथड से एक थ्रेड बनाएंगे बाय इनहेरिटिंग थ्रेड क्लास एंड ओवरराइडिंग रन मेथड.
by inheriting thread class and overriding run method। सबसे पहले हम थ्रेड क्लास को इनहेरिट करके रन मेथड को ओवरराइड करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा नोटपैड थ्रेड डेमो 1 डॉट जावा, नोटपैड थ्रेड डेमो 1 डॉट जावा। हमने नई फाइल ओपन कर ली, थ्रेड डेमो 1 डॉट जावा। पर्पज इसका लिखा in this program in this Java program we create a thread by extending thread class and overriding run method। इस जावा के प्रोग्राम में हम एक थ्रेड क्रिएट करेंगे जिसमें हम थ्रेड क्लास को इनहेरिट करेंगे और थ्रेड क्लास के रन मेथड को ओवरराइड करेंगे। तो मैंने पर्पज लिख दिया इन दिस जावा प्रोग्राम वी क्रिएट अ थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड ओवरराइडिंग रन मेथड। हम थ्रेड क्लास को इनहेरिट करेंगे और रन मेथड को हम ओवरराइड करेंगे। तो आइए बनाते हैं इस प्रोग्राम को। तो हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम हमने दिया माई थ्रेड, क्लास का नाम हमने दिया माई थ्रेड। अब इस क्लास को हम क्या करना चाहते हैं, एक थ्रेड बनाना चाहते हैं। ये तो एक नॉर्मल क्लास बन गई, यह तो एक नॉर्मल क्लास बन गई। इसे हमें नॉर्मल क्लास नहीं बनाना है, इसे हमें एक थ्रेड बनाना है। थ्रेड बोले तो थ्रेड क्या होता है, थ्रेड क्या होता है। हम इसे नॉर्मल क्लास नहीं बनाना चाहते, हम इसे थ्रेड बनाना चाहते हैं। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड होता है सब प्रोसेस, थ्रेड होता है सब प्रोसेस, राइट। तो हम इसे थ्रेड बनाना चाहते हैं। तो हमने यहां पर क्लास बनाई, क्लास का नाम हमने दिया माई थ्रेड और इस माई थ्रेड में हम इनहेरिट करेंगे। तो लिखेंगे एक्सटेंड्स थ्रेड। तो ये पूरी तरीके से कैसे पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड। मतलब माई थ्रेड क्या है, माई थ्रेड यहां पर यूजर डिफाइंड क्लास है। माई थ्रेड क्या है, माई थ्रेड तो हमने बनाई ना, तो माई थ्रेड क्या है, यूजर डिफाइंड क्लास है। और थ्रेड क्या है, थ्रेड क्या है, थ्रेड क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है। माई थ्रेड यहां पर यूजर डिफाइंड क्लास है और थ्रेड यहां पर प्री डिफाइंड क्लास है। तो हमने एक यूजर डिफाइंड क्लास बनाई जिसका नाम हमने दिया माई थ्रेड और इसमें हमने इनहेरिट किया थ्रेड क्लास को। तो क्या हमने लिखा, क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड। ओके। अब देखो बेटा, जो थ्रेड क्लास है जो कि प्री डिफाइंड क्लास है, इसमें एक रन मेथड होता है। इसमें क्या होता है, एक रन मेथड होता है। उसको हम कैसे लिखते हैं, वो होता है पब्लिक वाइड रन, ये मेथड होता है।
ये मेथड कहाँ पाया जाता है? ये थर्ड क्लास का मेथड है। तो अगर इस मेथड को हम माई थ्रेड के अंदर ओवरराइड करें तो माई थ्रेड बन जाएगा, माई थ्रेड सब प्रोसेस बन जाएगा, माई थ्रेड सब प्रोसेस बन जाएगा। तो हम यहां पर हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया माई थ्रेड, एक्सटेंड्स थ्रेड, माई थ्रेड नाम की क्लास बनाई और इसमें हमने थ्रेड क्लास को इनहेरिट किया। हमने माई थ्रेड नाम की क्लास बनाई और इसमें हमने थ्रेड क्लास को इनहेरिट किया। अब देखिए, अब माई थ्रेड क्लास के अंदर हम रन मेथड को ओवरराइड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे पब्लिक वाइड रन। रन मेथड वास्तव में थ्रेड क्लास का मेथड है। रन मेथड जो है वो वास्तव में थ्रेड क्लास का मेथड है। ये जो क्लास है थ्रेड, इसका मेथड है रन मेथड। तो थ्रेड क्लास क्या है? बेस क्लास है। माई थ्रेड क्लास क्या है? डेराइव्ड क्लास है। तो बेस क्लास के मेथड को हम डेराइव्ड क्लास में दोबारा से लिख रहे हैं। हम बेस क्लास के मेथड को डेराइव्ड क्लास में दोबारा से लिख रहे हैं। तात्पर्य क्या है कि हम बेस क्लास के मेथड को डेराइव्ड क्लास में ओवरराइड कर रहे हैं। बेस क्लास के मेथड को डेराइव्ड क्लास में ओवरराइड कर रहे हैं, अर्थात हम मेथड ओवरराइडिंग का सहारा ले रहे हैं। तो हमने रन मेथड बना दिया। हमने कौन सा मेथड बनाया? पब्लिक वाइड रन। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये फंडा जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, ये कॉन्सेप्ट, ये कितने बच्चों को समझ में आया कि हाउ टू एक्सटेंड द थ्रेड क्लास एंड ओवरराइड द रन मेथड? जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स करो, यस और नो। सर एक बार और अच्छा, एक बार और बता देंगे, कोई बात नहीं, एक बार और बता देंगे, डोंट वरी। देखो इधर, फिर से समझो। मैं ये कह रहा था कि हमें अपने प्रोग्राम में थ्रेड्स बनाने हैं। थ्रेड्स का अर्थ क्या है? कि हमें सब प्रोसेस बनाने हैं। थ्रेड का अर्थ क्या है? कि हमें अपने प्रोग्राम में सब प्रोसेस बनाने हैं और जिससे कि सीपीयू स्विच करे बिटवीन मेन प्रोसेस एंड सब प्रोसेस, जिनके बीच में सीपीयू स्विच करे इन बिटवीन मेन प्रोसेस एंड सब प्रोसेस। तो थ्रेड बनाने का पहला तरीका क्या है? माय डियर फ्रेंड, थ्रेड बनाने का पहला तरीका है कि हम थ्रेड क्लास को इनहेरिट करें अपनी क्लास में हम थ्रेड क्लास को इनहेरिट करें और थ्रेड क्लास के अंदर एक रन मेथड होगा। थ्रेड क्लास के अंदर एक रन मेथड होगा जिसको हम ओवरराइड करें। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, यही काम हमने किया है। हम यहां पर एक क्लास बना रहे हैं। क्लास का नाम हमने दिया माई थ्रेड। माई थ्रेड क्लास किसको इनहेरिट कर रही है? थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर रही है। और थ्रेड क्लास में एक रन मेथड है, उसको हमने यहां पर दोबारा से लिखा है, मतलब रीराइट किया है। अब रन मेथड के अंदर जो भी कोड हमें लिखना है हम उसे लिख सकते हैं। अब बताओ क्लियर है? यस अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे? रन मेथड के अंदर कोड लिखेंगे। तो हमने क्या कोड लिखा?
हमने यूज किया फॉर लूप, फॉर int I equal to 1 semicolon, I is less than or equal to 50 semicolon, I plus plus। हमने यहां पर लिखा I equal to 1 semicolon, I is less than or equal to 50 semicolon, I plus plus। My dear friend, ये लूप 50 बार चलेगा। ये लूप कितनी बार चलेगा? 50 बार चलेगा, 1 से लेके 5 तक 50 तक। यह लूप 50 बार चलेगा फ्रॉम 1 to 50, राइट। और हम यहां पर आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो हमने यहां पर लिखा system डॉट आउट डॉट println, और किसकी वैल्यू हमने प्रिंट किया? यहां पर हमने आई की वैल्यू प्रिंट किया। तो इसका मतलब है जब हमारा माई थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा माई थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, तो ये 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को प्रिंट करेगा। यह 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को प्रिंट करेगा। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। यस सर। हाँ बिल्कुल बेटा, अच्छे समझो। ये 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को प्रिंट करेगा। तो ये हमारा माई थ्रेड क्लास बन गई, ये हमारी माई थ्रेड क्लास बन गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। तो हमने यहां पर क्लास बनाई, लिखा क्लास थ्रेड डेमो 1। थ्रेड डेमो 1 जो है वो मेन मेथड की क्लास है। थ्रेड डेमो 1 जो है वो मेन मेथड की क्लास है। थ्रेड डेमो 1 के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। थ्रेड डेमो 1 के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो आइए थ्रेड डेमो 1 के अंदर आ जाइए, और इसके अंदर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। अब देखो बच्चों, अब हमें जो माई थ्रेड है, जो माई थ्रेड है, इसको हमें स्टार्ट करना है। माई थ्रेड को क्या करना है? स्टार्ट करना है। माई थ्रेड क्या है? माई थ्रेड इज द यूजर डिफाइंड थ्रेड। माई थ्रेड इज द यूजर डिफाइंड थ्रेड। हमने एक थ्रेड बनाई है जिसका नाम है माई थ्रेड। तो माई थ्रेड को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? माई थ्रेड को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो हम यहां पर माई थ्रेड का क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे empty। तो माई थ्रेड, दिस इज द क्लास नेम, empty is the object name, equal to new my thread, equal to new my thread। तो हमने माई थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम माई थ्रेड के को स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे empty डॉट स्टार्ट। अब स्टार्ट क्या है? स्टार्ट क्या है? ये थ्रेड क्लास का एक मेथड है। समझा देता हूं। स्टार्ट क्या है? स्टार्ट इज अ थ्रेड क्लास मेथड। थ्रेड क्लास मेथड, it is used to start thread। स्टार्ट जो है वो थ्रेड क्लास का मेथड है। स्टार्ट जो है वो थ्रेड क्लास का मेथड है, और इसका प्रयोग थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है।
So what about the start? Start is a thread class method. It is used to start the thread. तो हमने my thread class का ऑब्जेक्ट बनाया empty इक्वल टू न्यू my thread, फिर हमने लिखा empty डॉट start. इससे ये जो हमारी क्लास है, क्लास के अंदर जो थ्रेड हमने बनाया है वो थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा, वो थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा. अब हमें क्या करना है? अब हमें मेन मेथड के अंदर, अब हमें मेन मेथड के अंदर भी कुछ करना है. मेन भी एक थ्रेड होता है, मेन भी एक थ्रेड होता है, राइट? तो अब हम मेन थ्रेड के अंदर, मेन मेथड के अंदर भी हम कुछ कोड लिखेंगे. तो मेन मेथड के अंदर हमने लिखा फॉर i इक्वल टू 1, सॉरी इंट i इक्वल टू 1. मेन मेथड में हम 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को प्रिंट करेंगे. मेन के अंदर हम 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को प्रिंट करेंगे. तो हमने फॉर लूप यूज किया, लिखा फॉर इंट i इक्वल टू 1 सेमीकोलन, i इज लेस देन r इक्वल टू 20 सेमीकोलन, i प्लस प्लस. और इस फॉर लूप के अंदर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. यह फॉर लूप 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को जनरेट करेगा. तो यहां पर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा मेन, और मेन के बाद में प्लस आई, मतलब हम यहां पर मेन के साथ आई को प्रिंट कर रहे हैं. अब मैंने मेन के साथ आई को क्यों प्रिंट किया? क्योंकि ये जो हमारा माई थ्रेड है ये 1 से लेके के 50 तक के नंबर प्रिंट करेगा. तो 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट करेंगे. और जो मेन के अंदर फॉर लूप है वो 1 से लेके 20 तक के नंबर प्रिंट करेगा. तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये माई थ्रेड का आउटपुट है या मेन का आउटपुट है? तो इसलिए मेन वाले फॉर लूप में हमने मेन के साथ आई को प्रिंट किया है, जिससे दोनों के बीच में अंतर दिखे, जिससे दोनों के बीच में अंतर दिखे. तो जो माई थ्रेड का आउटपुट होगा, जो माई थ्रेड का आउटपुट होगा वो कैसे प्रिंट होगा? 1 2 3 4 ऐसे. और जो मेन का आउटपुट होगा वो मेन 1 मेन 2 ऐसे प्रिंट होगा. और अभी आप देखेंगे जादू कि हमारा सीपीयू माई थ्रेड और मेन के बीच में स्विच करेगा, माई थ्रेड और मेन के बीच में स्विच करेगा. स्विच करने का तात्पर्य यहां पर क्या है कि कुछ आउटपुट आपको माई थ्रेड का मिलेगा, कुछ आउटपुट आपको मेन का मिलेगा, फिर कुछ आउटपुट आपको माई थ्रेड का मिलेगा, फिर कुछ आउटपुट आपको मेन का मिलेगा. इस तरीके से सीपीयू स्विच करेगा बिटवीन माई थ्रेड एंड मेन थ्रेड. तो क्या आप सबको ये कोड समझ में आया? प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में बताएं. ओके, सुमन, सलोनी, गुंजा, पूजा, मधुबाला, मारिया, ओके, रानी कुमारी, सुमन सिंह, वेरी गुड सुमन, आकांक्षा जायसवाल, सलोनी कुमारी, ओके, सबको क्लियर हुआ. तो अब मैं इसको कंपाइल करके रन करूंगा, फिर इसमें कुछ चेंज करूंगा. तो मैंने यहां पर लिखा जावा सी थ्रेड डेमो 1 डॉट जावा. प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया. अब हम रन करेंगे जावा थ्रेड डेमो 1 और आउटपुट देखिएगा. आप यहां पर जब आउटपुट देख रहे हैं तो आप देखिए पहले मेन का थोड़ा पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, फिर माई थ्रेड का एग्जीक्यूट हुआ, फिर मेन का एग्जीक्यूट हुआ, फिर माई थ्रेड का एग्जीक्यूट हुआ, फिर मेन का एग्जीक्यूट हुआ, फिर माई थ्रेड का एग्जीक्यूट हुआ. तो ऐसे आप क्या देख पा रहे हैं कि सीपीयू स्विच कर रहा है बिटवीन मेन थ्रेड एंड माई थ्रेड.
सीपीयू स्विच कर रहा है। अब इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। अब इस प्रोग्राम में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, फिर आप सभी को कोड देंगे, फिर आप सभी को कोड देंगे। थोड़ा सा चेंज करके फिर आप सभी को हम कोड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आप लोगों ने डिले पढ़ा है, डिले आप लोगों को पढ़ाया गया है। एक फंक्शन होता है थ्रेड डॉट स्लीप। अब हम आपको डिले बताएंगे, थ्रेड डॉट स्लीप। ये पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ ना जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, थ्रेड डॉट स्लीप डिले जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, जब हम थ्रेड डॉट स्लीप यूज करते हैं तो एक एक्सेप्शन आती है। हम जब थ्रेड डॉट स्लीप यूज करते हैं तो हमारे कोड में एक एक्सेप्शन आती है। कौन सी एक्सेप्शन आती है, कोई बताना चाहेगा? किसी को याद है? जब हम थ्रेड डॉट स्लीप का यूज करते हैं तो एक एक्सेप्शन आती है। कौन सी एक्सेप्शन आती है, क्या आपको याद है? हाँ पगलू, थ्रोज नहीं होता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन आती है। ओके मारिया, मारिया इंटरप्टेड एक्सेप्शन आती है। तो जब हम थ्रेड डॉट स्लीप का यूज करते हैं तो एक इंटरप्टेड एक्सेप्शन आती है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अब मुझे ये बताओ, ये जो इंटरप्टेड एक्सेप्शन आती है ये किस प्रकार की एक्सेप्शन है? किसी को आइडिया नहीं है? जो थ्रेड डॉट स्लीप में इंटरप्टेड एक्सेप्शन आती है ये किस प्रकार की एक्सेप्शन है? माय डियर फ्रेंड, ये चेक्ड एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पर ही पता चल जाती है। तो अब तो क्लियर हुआ ना? यस सर। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही है तुम लोगों की। तुम लोग जो है ना पढ़ाई करते रहो अच्छे से, अदरवाइज तुम आंसर दे देते। थ्रेड डॉट स्लीप का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे कोड में इंटरप्टेड एक्सेप्शन आती है, और इंटरप्टेड एक्सेप्शन जो होती है वो एक प्रकार की चेक्ड एक्सेप्शन होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने कोड में आते हैं। अब हम जो माई थ्रेड है इसमें हम आधा सेकंड का डिले देंगे, मतलब 500 मिली सेकेंड का डिले देंगे। जो माई थ्रेड है इसमें जो रन मेथड के अंदर हमने 1 से लेकर के 50 तक के नंबर प्रिंट किए हैं, 1 से लेकर 50 तक के नंबर प्रिंट किए हैं, तो इसमें हम 500 मिली सेकेंड का डिले देंगे। नंबर को प्रिंट करने के स्थान पर, जगह पर हम 500 मिली सेकेंड का डिले देंगे। और जो हमारा मेन थ्रेड है, जो हमारा मेन थ्रेड है इसमें हम 1000 मिली सेकेंड का डिले देंगे। राइट, 1000 मिली सेकेंड का डिले देंगे। तो आइए डिले देते हैं। तो माई थ्रेड के अंदर जो फॉर लूप है इसके अंदर आइए, जहां पर आपने प्रिंट किया है
आई की वैल्यू को, यहां पर लिखिए थ्रेड डॉट स्लीप और ब्रैकेट के अंदर समय दीजिए 500 मिली सेकेंड। ब्रैकेट के अंदर समय दीजिए 500 मिली सेकेंड। तो ये वाली लाइन जो हमने फॉर लूप के अंदर ऐड की है, यह एक एक्सेप्शन जनरेट करेगी। यह एक एक्सेप्शन जनरेट करेगी जिसका नाम है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। दिखा देता हूं, कंपाइल करके दिखा देता हूं, तुरंत ये एक्सेप्शन जनरेट करेगी। मैं कंपाइल करके दिखा देता हूं। डियर स्टूडेंट, आप देखें, देखो थ्रेड डॉट स्लीप पर एरर आ गई है, लिखा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, कि आपके कोड में इंटरप्टेड एक्सेप्शन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस थ्रेड डॉट स्लीप को ट्राई के अंदर लिख देंगे। ट्राई कैच पढ़ाया है अभी पिछली ही क्लास में। यस सर। हाँ, तो थ्रेड डॉट स्लीप को किसके अंदर लिख देंगे, ट्राई के अंदर लिख देंगे। थ्रेड डॉट स्लीप को ट्राई के अंदर लिख देंगे और ट्राई के करेस्पॉन्डिंग, ट्राई के साथ हम प्रयोग करते हैं कैच का। ट्राई के साथ हम प्रयोग करते हैं कैच का। तो हमने यहां पर कैच में लिखा इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इंटरप्टेड एक्सेप्शन EX। अगर हमारे कोड में इंटरप्टेड एक्सेप्शन आती है तो हम मैसेज देंगे बाय यूजिंग system.out.println something went wrong, something went wrong, कि कुछ गलत हो गया है, something went wrong। तो हमने यहां पर जहां पर हम माई थ्रेड के अंदर 1 से लेकर के 50 तक की संख्याएं प्रिंट कर रहे थे, उस प्रिंटिंग के दौरान हमने थ्रेड डॉट स्लीप मेथड यूज कर लिया और 500 मिली सेकेंड का डिले जनरेट कर दिया। राइट, आओ इतना रन करके दिखाते हैं। अब आउटपुट आप देखिए, हमने लिखा जावा सी थ्रेड डेमो 1 डॉट जावा, जावा थ्रेड डेमो 1। देखिए, देखो मेन प्रिंट हो गया और उसके बाद में ये वर्कर थ्रेड आपका प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टी थ्रेडिंग को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जैसे हमने माई थ्रेड में 500 मिली सेकेंड का डिले दिया है, वैसे ही हम मेन थ्रेड में भी 1000 मिली सेकेंड का डिले देंगे। ऐसे ही मेन थ्रेड में हम 1000 मिली सेकेंड का डिले देंगे। तो आओ दे देते हैं। मेन थ्रेड के अंदर आइए, फॉर लूप के अंदर यहां पर यूज करिए थ्रेड डॉट स्लीप को, थ्रेड डॉट स्लीप को, और यहां पर समय दीजिए 1000 मिली सेकेंड। अब यहां पर एक चेक्ड एक्सेप्शन आएगी, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो थ्रेड डॉट स्लीप को ट्राई के अंदर डाल दीजिए, थ्रेड डॉट स्लीप को ट्राई के अंदर डाल दीजिए और ट्राई के साथ आप यहां पर कैच बनाइए। तो कैच कौन सी एक्सेप्शन आएगी, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन EX। और यहां पर भी हम मैसेज देंगे कैच ब्लॉक में समथिंग वेंट रॉन्ग, system.out.println something went wrong। सेव कर दिया। ये शायद कुछ हैंग हो गया है, मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूं।
तो ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूं कंपाइल करके। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद सी ड्राइव में गए, ऊप्स फोल्डर हमने ओपन किया और यहां पर लिखा जावा सी थ्रेड डेमो 1 डॉट जावा, जावा सी थ्रेड डेमो 1 डॉट जावा। अब हम इसे रन करेंगे, जावा थ्रेड डेमो 1, एंड यू कैन सी हियर द आउटपुट। अब सीपीयू की स्विचिंग एकदम क्लियर दिख रही है। कुछ मेन का काम एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ वर्कर का एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ मेन का, वर्कर का, माई थ्रेड का और मेन का। देखो सीपीयू स्विच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? तो दिस इज Yes, कॉल्ड द मल्टी थ्रेडिंग। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। अब ये कोड मैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये पहला तरीका था थ्रेड को क्रिएट करने का। दिस वाज द फर्स्ट मेथड टू क्रिएट थ्रेड इन जावा। ये पहला तरीका था थ्रेड को क्रिएट करने का। तो ये प्रोग्राम आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं कि हाउ यू कैन क्रिएट थ्रेड बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। किसी का ये प्रोग्राम रन हुआ? एनीवन? ओके, yes sir, हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निक्की, मारिया, ओके, 2 लोगों का रन हुआ, सलोनी का रन हुआ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम दूसरा तरीका बताते हैं। अब हम दूसरा तरीका बताते हैं कि कैसे आप थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने लिखा नोटपैड थ्रेड डेमो 2 डॉट जावा। नोटपैड थ्रेड डेमो 2 डॉट जावा। तो in this program we create a thread by implementing runnable interface and overriding run method। इस प्रोग्राम में हम एक थ्रेड क्रिएट करेंगे और अब की बार हम रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे और रनेबल इंटरफेस के अंदर जो रन मेथड है उसको हम ओवरराइड करेंगे। तो आइए यहां पर हम यूज करेंगे, लिखेंगे क्लास माई थ्रेड या क्लास थ्रेड 1 कर लो, थ्रेड 1। और अब की बार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटरफेस को हम क्या करते हैं, इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमने यहां पर क्लास बनाई थ्रेड 1 इंप्लीमेंट्स रनेबल। क्लास थ्रेड 1 इंप्लीमेंट्स रनेबल। तो क्लास थ्रेड 1 इंप्लीमेंट्स रनेबल। अब यहां पर रनेबल इंटरफेस को हमने इंप्लीमेंट किया है। अब हम यहां पर रन मेथड बनाएंगे। तो हम लिखेंगे पब्लिक
वाइड रन, और रन मेथड में हम 1 से लेकर के 50 तक के नंबर को प्रिंट करेंगे। तो हमने यूज किया फॉर int I equal to 1 सेमीकोलन, I is less than or equal to 50 सेमीकोलन, I प्लस प्लस, और यहां पर हमने लिखा system dot out dot println, और किसकी वैल्यू प्रिंट किया? I की। तो बस ये बन गया मेथड। रन मेथड को हमने ओवरराइड कर दिया, और ये रन मेथड क्या करेगा? 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को प्रिंट करेगा। आप लोगों का कॉलेज तो चल नहीं रहा है या चल रहा है? नो सर, नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है ना। देखो, आज मैं सब बच्चों को बोलता हूं कि भाई सब लोग क्लास टाइमली ज्वाइन करें। तो मैंने यहां पर एक क्लास बनाई थ्रेड 1, इसमें हमने इंप्लीमेंट किया रनेबल इंटरफेस को। रनेबल इंटरफेस में रन मेथड है, तो रन मेथड को हमने यहां पर ओवरराइड किया और हमने लिखा पब्लिक वाइड रन, और इस रन मेथड में 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमारी क्लास बन गई, ये हमारी क्लास बन गई। अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। तो हमने बनाया क्लास थ्रेड डेमो 2, क्लास थ्रेड डेमो 2, क्लास थ्रेड डेमो 2, और इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। अब देखो बच्चों, अब हमें थ्रेड 1 को स्टार्ट करना है। तो जब रनेबल इंटरफेस का आप यूज करेंगे तो देखिए क्या करना होगा। आप थ्रेड 1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, थ्रेड 1 t इक्वल टू न्यू थ्रेड 1, ये थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, इसका नाम t1 दे दो। थ्रेड 1 t1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, थ्रेड 1 t1 इक्वल टू न्यू थ्रेड 1। तो हमने थ्रेड 1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन अब हमें थ्रेड को स्टार्ट करना है, और जो स्टार्ट मेथड है वो थ्रेड क्लास में पाया जाता है। स्टार्ट मेथड थ्रेड क्लास में पाया जाता है। भाई ये वाला जो थ्रेड 1 है इसे हमें स्टार्ट करना है, थ्रेड 1 मेथड को, थ्रेड 1 को स्टार्ट करना है, और स्टार्ट मेथड जो है वो थ्रेड क्लास में पाया जाता है। स्टार्ट मेथड जो है वो थ्रेड क्लास में पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे थ्रेड t इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसके अंदर ब्रैकेट में पास करेंगे t1, इसके अंदर ब्रैकेट में पास करेंगे t1। तो हमने लिखा थ्रेड t इक्वल टू न्यू थ्रेड, ब्रैकेट में पास किया t1। अब हम लिखेंगे t डॉट स्टार्ट। तो अगर आप रनेबल इंटरफेस का यूज करके कोड करते हैं तो एक लाइन आपको ज्यादा लिखनी पड़ेगी। पहले आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके उसमें अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। तो एक लाइन का कोड इसमें बढ़ जाता है, एक लाइन का कोड इसमें बढ़ जाता है। अब देखो बच्चों, अब ये तो इससे हमारा थ्रेड 1 स्टार्ट हो जाएगा, इससे हमारा थ्रेड 1 स्टार्ट हो जाएगा और रन मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम मेन के अंदर भी, मेन मेथड के अंदर भी
हम 1 से लेकर के 20 तक के नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहां यूज करेंगे फॉर int I equal to 1 semicolon, I is less than or equal to 20 semicolon and I plus plus। और यहां पर हम लिखेंगे system dot out dot println। हमने यहां पर लिखा मेन और मेन के साथ हमने प्रिंट किया I की वैल्यू। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल था कि हाउ टू क्रिएट थ्रेड बाय इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। इस कोड को मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूं। और अब मैं इसे कंपाइल करके रन करूंगा। तो हमने यहां पे लिखा जावा सी थ्रेड डेमो 2 डॉट जावा, जावा थ्रेड डेमो 2। तो देखिए यहां पर सीपीयू स्विच हुआ है बिटवीन मेन थ्रेड एंड वर्कर थ्रेड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था मल्टी थ्रेडिंग का। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैंने आज तक आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए रिलेटेड टू द जावा प्रोग्रामिंग, और अभी तक जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे थे वो कोर जावा के कॉन्सेप्ट थे, राइट। इसमें हमने आपको क्या क्या चीजें सिखाई, एक बार रिकॉल करना चाहूंगा। हमने आपको सिखाया जावा का इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। फिर हमने आपको बताया कि हाउ टू क्रिएट प्रोग्राम इन जावा। फिर हमने आपको बताया इनपुट एंड आउटपुट इन जावा। फिर हमने आपको बताया डिसीजन कंट्रोल्स। फिर हमने आपको बताया लूप कंट्रोल्स। फिर हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ अरे। फिर हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। फिर हमने आपको बताया मेथड्स। फिर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम बताया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट बताया, कंस्ट्रक्टर बताया, पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग बताया, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। फिर हमने क्या आपको बताया, फिर हमने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग बताई, और फिर हमने आपको पैकेज बताया। फिर इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड क्लास के बारे में बताया। फिर हमने आपको मल्टी थ्रेडिंग पढ़ाई। इतनी सारी चीजें हमने आपको बताई, और ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये कोर जावा का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? कोर जावा का पार्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, ये हो चुकी है, इतनी सारी चीजें डन हो गई हैं। अब हम आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट बताएंगे, वेब एप्लीकेशन इन जावा, वेब एप्लीकेशन इन जावा। मतलब कल से हम आपको वेब एप्लीकेशन कैसे जावा में बनाते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन जावा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको वेब एप्लीकेशन सीखना है तो आपको 3 चीजें आनी चाहिए। पहली चीज आनी चाहिए HTML, दूसरी चीज आनी चाहिए CSS, तीसरी चीज आनी चाहिए JS। ये 3 चीजें
हर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में प्रयोग की जाती हैं। तो ये पहले ये 3 कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। मतलब जब कल आपकी क्लास होगी तो कल हम आपको HTML पढ़ाएंगे, फिर CSS पढ़ाएंगे, फिर JS पढ़ाएंगे, और इसके अलावा हम आपको बूटस्ट्रैप पढ़ाएंगे। बूटस्ट्रैप, जिससे कि आप एक अच्छी वेब एप्लीकेशन बना सकें। फिर आगे जावा के थ्रू वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ाएंगे। तो बी रेडी फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। कल से हम लोग वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है भाई? यस सर। हाँ, यस सर। Yes, sir. तो आज जो पढ़ाया गया है वो रिवाइज कर लीजिएगा। आज तक जितना पढ़ाया गया है वो सब रिवाइज करिए। कल हम आपको HTML पढ़ाएंगे। ओके, यस सर। तो आज इतना ही रखते हैं, रिवाइज कर डालिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ, Thank कल you, भी sir. क्लास 10 बजे से होगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय बाय, हैव ए गुड डे। थैंक यू सर।